गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। आज हम बात करेंगे भारत की। भारत अगले 2 दशकों में अपनी पानी के अंदर युद्ध लड़ने की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 6 के बजाय 9 नई पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां खरीदने की योजना बना रहा है। द प्रिंट ने रक्षा और सुरक्षा से जुड़े सूत्रों के हवाले से बताया कि सरकार ने तय किया है कि प्रोजेक्ट सेंटिफाई आई के तहत खरीदी जा रही 6 पनडुब्बियों के बाद 3 और पनडुब्बियों का आर्डर दिया जाएगा। हालांकि इन्हें कैसे बनाया जाएगा इस पर अभी फैसला होना बाकी है। भारत ने यह फैसला उस वक्त लिया है जब पाकिस्तान को चीन ने पनडुब्बियां सौंपना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान ने पिछले हफ्ते एक पनडुब्बी को श्रीलंका के बंदरगाह पर भी भेजा था। द प्रिंट के मुताबिक इस प्रोजेक्ट के पहले चरण में कुल 9 पनडुब्बियां खरीदे जाने की योजना बनाई जाएगी। इसके बाद दूसरा चरण प्रोजेक्ट 76 शुरू होगा, जिसके तहत भारतीय डिज़ाइन और ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल करके कम से कम 6 और पारंपरिक पनडुब्बियां बनाई जाएंगी। ये कदम ऐसे समय में उठाया जा रहा है जब भारत अगले 2 दशकों में अपनी पारंपरिक पनडुब्बियों की घटती संख्या की समस्या से निपटना चाहता है, खासकर इसलिए क्योंकि पाकिस्तान और चीन तेजी से अपनी पनडुब्बी क्षमता बढ़ा रहे हैं। भारत के मुकाबले चीन के पास अनुमानित तौर पर 65 पनडुब्बियां हैं और वो इस मामले में अमेरिका से भी आगे निकल चुका है, जबकि भारत सरकार का मानना है कि और पनडुब्बियों की जरूरत है क्योंकि नौसेना के पास मौजूद 19 पनडुब्बियों से कई को 2030 के दशक के आखिरी से सेवा से हटा दिया जाएगा। प्रोजेक्ट सेंटिफाई आई के लिए कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें तय की जा रही हैं और अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस साल के आखिर में इस पर साइन हो जाएंगे। इस प्रोग्राम के तहत टेक्नोलॉजी और डिज़ाइन ट्रांसफर प्रोटोकॉल के आधार पर सरकारी कंपनी मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड (MDL) और जर्मन शिप बिल्डर थीशेनक्रूप मरीन सिस्टम (TKMS) मिलकर एयर इंडिपेंडेंट propulsion (AIP) सिस्टम वाली 6 पारंपरिक पनडुब्बियां बनाएंगी। इस कॉन्ट्रैक्ट में भारत और जर्मनी के बीच सरकार से सरकार के समझौते के अलावा केंद्रीय रक्षा मंत्रालय, MDL और TKMS के बीच एक कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट भी शामिल होगा। कॉन्ट्रैक्ट पर साइन होने के बाद सरकार 3 और पारंपरिक पनडुब्बियां खरीदने की योजना पर आगे बढ़ सकती है। हालांकि इस बारे में अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है कि अतिरिक्त पनडुब्बियां MDL TKMS का अगला वर्जन होगी या MDL नेवल ग्रुप की स्कॉर्पियन। प्रोजेक्ट 75 आई में देरी को देखते हुए भारतीय नौसेना ने पहले एक अस्थायी उपचार के तौर पर 3 और स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बियां खरीदने का प्रस्ताव दिया था। हालांकि कीमत को लेकर बातचीत में देरी के कारण प्रस्ताव अटक गया है और जैसे जैसे प्रोजेक्ट 75 की प्रक्रिया ने गति पकड़ी, यह प्रस्ताव धीरे धीरे ठंडे बस्ते में चला गया। द प्रिंट ने बताया कि इसके बावजूद ये प्रस्ताव अभी भी फॉर्मली विचाराधीन है। सूत्रों के मुताबिक फेज़ 1 के तहत 3 और सबमरीन बनाने का लॉजिक सबमरीन आर्म के भविष्य के फोर्स लेवल को लेकर चिंता है। दूसरी तरफ चीन और पाकिस्तान के बीच पनडुब्बी समझौता है उस समय दक्षिण एशिया और हिंद महासागर क्षेत्र में रणनीतिक हलचल का एक बड़ा कारण बना हुआ है। 30 अप्रैल को चीन के सानिया नौसैनिक अड्डे पर आयोजित समारोह में पाकिस्तान ने अपनी पहली PNS हंगोर पनडुब्बी को आधिकारिक रूप से अपनी नौसेना में शामिल कर लिया है। उसके बाद ये पिछले हफ्ते श्रीलंका के पोर्ट पर पहुंची थी। पाकिस्तान को चीन से कुल 8 पनडुब्बियां मिलने वाली हैं और वो हिंद महासागर में भारत को परेशान करने की योजना बना रहा है। ये बात करें ओमान की। ओमान ने ईरान के साथ संबंध तोड़ने के अमेरिका के दबाव को खारिज कर दिया है। ओमान पारंपरिक रूप से अमेरिका का सहयोगी रहा है और हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की देखरेख में हिस्सेदार है। ओमान ने पर्दे के पीछे से ईरान अमेरिका में मध्यस्थ की भूमिका भी निभाई है। ओमान की ईरान से हॉर्मुज़ स्ट्रेट में टोल बूथ बनाने की चर्चा ने अमेरिका को नाराज़ किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हालिया दिनों में ओमान के खिलाफ सख्त बयानबाजी की है और ओमान पर ईरान से दूरी बनाने का दबाव बनाया है। ओमान ने अमेरिकी दबाव को नहीं माना है। अमेरिका के खिलाफ सख्त रुख से इसकी संभावना बढ़ी है कि वह ईरान के साथ मिलकर हॉर्मुज़ में टोल वसूली पर आगे बढ़ सकता है। अमेरिकी दबाव पर ओमान का कहना है कि वह ईरान के साथ हॉर्मुज़ जलडमरू के लिए भविष्य की प्रबंधन प्रणाली पर बातचीत कर रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप होगी। इसका मकसद संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO से सलाह मशविरा करने के बाद किसी व्यवस्था को लागू करना होगा। कि ओमान को धमकी। डोनाल्ड ट्रंप ने बीते हफ्ते ओमान को बमबारी की धमकी देकर चर्चा में ला दिया। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने ओमान के बारे में अमेरिका के संदेह की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि दुनिया में शायद ओमान जिसने इसके साथ करीबी संबंध बनाने की कोशिश की के अलावा कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसने जलडमरू मध्य में ईरान की गतिविधियों का समर्थन किया है। ईरान ने अपनी योजना को अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप और ओमान के लिए स्वीकार्य बनाने के प्रयास में हॉर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों के लिए बिना किसी भेदभाव वाली फीस का प्रस्ताव दिया है। ईरान के पर्यावरण विभाग के अधिकारी अरमान खोरसर ने कहा है कि हॉर्मुज़ से टोल का मकसद संसाधन जुटाना है जिनकी जरूरत हालिया नुकसान से निपटने के लिए है। अरमान ने कहा है कि इस इलाके में अमेरिकी सैन्य अभियानों से न सिर्फ सुरक्षा और मानवीय संकट पैदा हुए हैं बल्कि पर्यावरण को भी भारी नुकसान पहुंचा है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के आमतौर पर माने जाने वाले सिद्धांतों के तहत नुकसान पहुंचाने वाले को ही सुधार या भरपाई का खर्च उठाना चाहिए। ईरान की संसद के डिप्टी स्पीकर अली निकजात का कहना है कि 3 अलग अलग कानूनों के मसौदे को मिलाकर एक ठोस नियम बनाने की कोशिशें चल रही है। इससे तय होगा कि जलडमरू मध्य में सरकारी समुद्री व्यवस्था कैसे काम करेगी और क्या यह व्यवस्था अस्थायी होगी। दूसरी ओर IMO के सेक्रेटरी जनरल ने जलडमरू मध्य पर टोल का विरोध किया है। ओमान के कई राजनेताओं ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट में खास सेवाओं के लिए शुल्क देने के विचार का समर्थन किया है।
ओमान की शूरा काउंसिल के सदस्य मोहम्मद सुलेमान तमीम अल हिनाई ने कहा कि ओमान ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून के तहत हॉर्मुज़ जलसंधि मध्य में नेविगेशन की आज़ादी के सिद्धांत का हमेशा पालन किया है। ओमान के परिवहन मंत्री ने पहले शूरा काउंसिल में कहा था कि ओमान अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून का सम्मान करता है और नेविगेशन की आज़ादी का समर्थन करता है। इसलिए ओमान जलसंधि मध्य से गुजरने के लिए कोई फीस नहीं लेता है, बल्कि सुरक्षा और नेविगेशन में मदद जैसी दूसरी समुद्री सेवाएं देता है। अमेरिका को शक है कि ईरान के साथ मिलकर ओमान चुपचाप फीस का ऐसा सिस्टम बनाने की योजना बना रहा है जो टोल जैसा ही होगा। युद्ध शुरू होने के बाद से ही ओमान जहाज़ों की मदद कर रहा है। वह उन्हें नेविगेशन में मदद, खोज और बचाव अभियान और क्रू को मेडिकल सहायता दे रहा है। ओमान के बारे में अमेरिका को शक तब से है जब इसराइल अमेरिका के 28 फरवरी को युद्ध शुरू करने से ठीक पहले ओमान के विदेश मंत्री बद्र अल बुसैदी अमेरिकी टेलीविज़न पर आए और बातचीत के लिए और समय देने की अपील की। ओमान बातचीत में मध्यस्थता कर रहा था और उन्होंने कहा था कि समझौता होने ही वाला था। ये हम बात करें लिथुआनिया की। यूरोपीय देश लिथुआनिया ने नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की न्यूक्लियर शेयरिंग व्यवस्था के तहत अमेरिकी परमाणु हथियारों को अपने यहाँ रखने की इच्छा जताई है। लिथुआनिया नाटो का फ्रंटलाइन देश है जिसकी सीमा रूस और बेलारूस से मिलती है। लिथुआनिया ने हालिया महीनों में लगातार रूस की ओर से खतरे का अंदेशा जताया है, खासतौर से यूक्रेन युद्ध की पृष्ठभूमि में डिफेंस मजबूत करने पर जोर दिया है। पॉलिटिको की रिपोर्ट के अनुसार लिथुआनिया के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री रॉबर्ट्स कोनास ने कहा है कि उनका देश अपनी ज़मीन पर परमाणु हथियार रखने की संभावना को लेकर अमेरिका के साथ बातचीत कर रहा है। उन्होंने यह बात ऐसे समय कही है जब अमेरिका ने यूरोप में अपनी सैन्य मौजूदगी कम करने के संकेत दिए हैं। इससे नाटो की सुरक्षा में संभावित कमियों को लेकर चिंता पैदा हुई है। हाल ही में एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि अमेरिका यूरोप में पारंपरिक सैन्य मौजूदगी कम होने के बीच अन्य देशों में भी अपने परमाणु हथियारों की तैनाती बढ़ाने और सुरक्षा गारंटी को फिर से बहाल करने पर विचार कर रहा है। नाटो न्यूक्लियर शेयरिंग प्रोग्राम के तहत कुछ देश अमेरिकी B-61 B-12 बम को अपने यहाँ रखते हैं। ये हथियार अमेरिका के यहाँ उन्हीं की देखरेख और नियंत्रण में रहते हैं, लेकिन इन्हें यूरोप की एयर बेस पर रखा जाता है। इनको संकट के समय सहयोगी देशों के दोहरी क्षमता वाले विमानों से इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि ये इस्तेमाल तभी हो सकेगा जब अमेरिका और नाटो गठबंधन इनके इस्तेमाल की मंजूरी देंगे। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया कि नाटो देशों में परमाणु हथियारों की तैनाती का मकसद गठबंधन के प्रति अमेरिकी प्रतिबद्धता पर चिंता दूर करना है, क्योंकि यूरोप में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी कम हो रही है। रिपोर्ट में बताया गया कि रूस से बढ़ते सुरक्षा खतरों के कारण कुछ बाल्टिक देश परमाणु हथियारों को रखने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। लिथुआनिया के लिए यह बात खासतौर पर अहम है क्योंकि तैनाती का एक दौर पूरा होने के बाद करीब 1000 अमेरिकी सैनिक इस बाल्टिक देश से वापस जा रहे हैं। उनकी जगह लेने वाले अमेरिकी सैनिकों के आने को लेकर अनिश्चितता है। काउनस ने बताया कि अगले रोटेशन की समीक्षा की जा रही है क्योंकि यूरोप में अमेरिकी सैनिकों को अब संख्या बदल रही है। लिथुआनिया परमाणु हथियारों की मेजबानी को अमेरिकी भागीदारी बनाए रखने और पारंपरिक सैनिकों की अनुपस्थिति में मजबूत प्रतिरोध बनाए रखने के तरीके के रूप में देखता है। हालांकि इस बाल्टिक देश का संविधान अपनी सीमाओं के भीतर परमाणु हथियारों की तैनाती पर रोक लगाता है। लिथुआनिया के राष्ट्रपति गितानास नौसेदा ने रूसी खतरों के चलते कानून में संशोधन का प्रस्ताव दिया है। फिलहाल ये योजना बहुत शुरुआती चरण में है क्योंकि अमेरिका ने परमाणु कवरेज का विस्तार करने की किसी भी योजना को औपचारिक रूप से स्वीकार नहीं किया है। अमेरिका ऐतिहासिक रूप से परमाणु हथियारों को और पूर्व की ओर ले जाने के बारे में सतर्क रहा है क्योंकि उसे डर है कि इससे तनाव बढ़ सकता है। लिथुआनिया में परमाणु तैनाती को रूस उकसावे की कार्रवाई मान सकता है। रूस ने पहले ही अपनी सीमा के पास नाटो के परमाणु विस्तार पर कड़ी चेतावनी जारी की है। ऐसे में लिथुआनियाई क्षेत्र में परमाणु हथियार तैनात करना वाशिंगटन के लिए चुनौतियाँ पैदा करेगा। एक्सपर्ट का कहना है कि भौगोलिक स्थिति के कारण लिथुआनिया नाटो के सबसे ज़्यादा जोखिम वाले देशों में से है। लिथुआनिया की सीमा सीधे रूस के कलिंगराद इलाके, रूस का भारी सैन्यकरण वाला क्षेत्र और बेलारूस से लगती है। इसके अलावा इसे सुवाल्की गैप पर भी खतरा है। यह ज़मीन की एक सक्रिय पट्टी है जो लिथुआनिया या पोलैंड को बाकी नाटो देशों से जोड़ती है। रूस अगर सुवाल्की गैप पर कब्जा कर लेता है तो तीनों देश बाल्टिक देश लिथुआनिया, एस्टोनिया और लातविया बाकी नाटो से अलग थलग पड़ सकते हैं। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल of my news, views and analysis by Prakash.